हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है हमारा मुस्लिम मैरिज के बारे में। इससे पहले हमने आपका देखा सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। जिन स्टूडेंट ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं लगाए हैं वो उन्हें भी देख लीजिए। ये हमारे आज का लेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 है ये आपका मुस्लिम लॉ का। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में आप बताइए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डेफिनेशन ऑफ मैरिज, शादी की परिभाषा। ठीक है, विवाह की क्या परिभाषा है? निकाह की परिभाषा। अगर आप बात करते हैं हिंदू लोग की, तो जैसे हम वहां पर मैरिज को विवाह कहते हैं, ठीक है, या शादी कहते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम लॉ में आपका इसे निकाह कहा जाता है। निकाह, इसकी परिभाषा क्या है? ये पहले तो आपका एक अरबी शब्द है। ठीक है, अरबी शब्द निकाह का शाब्दिक अर्थ है स्त्रीलिंग का मिलन और कानून में इसका अर्थ है विवाह। फिर अगर हम बात करें बैलिस डाइजेस्ट की, तो उसमें कहा गया यौन संबंध को कानूनी मान्यता देना और संतान उत्पत्ति को वैध बनाने के उद्देश्य से किए गए एक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगर आपको इसको लिखना है डेफिनेशन का तो आप ये डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखिए, डेफिनेशन ऑफ मैरिज निकाह। द अरेबिक वर्ड निकाह literally means the union of the sexes and in law this term means marriage। कानूनी भाषा में आप इसको क्या कहेंगे? मैरिज। इन बैलिस डाइजेस्ट मैरिज हैज बीन डिफाइंड टू बी, इसको क्या कहेंगे? इसमें इसको कहा गया है अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजेसिंग, जिससे क्या कर रहे हैं हम? वैधता दे रहे हैं किसको? सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कैपेसिटी ऑफ मैरिज। अगर आपको मैरिज करनी है तो उसके लिए क्या कैपेसिटी होनी चाहिए? मतलब पार्टीज और आपकी मैरिज कैसे ये दोनों वैलिड होगी। ठीक है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पार्टीज है आपकी वो आपकी साउंड माइंड की होनी चाहिए। पार्टीज आपकी साउंड माइंड की होनी चाहिए। सेकंड, पर्सन नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, आप प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ा था कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या होती है आपकी, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ आपकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज दी हुई है। जैसे एग्जाम्पल ग्रैंड डॉटर, ठीक है, सिस्टर, नीस, वाइफ सिस्टर, इनमें शादी करना प्रोहिबिटेड माना जाता है। एनी पर्सन हु हैज अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, अगर आपने प्यूबर्टी की एज अटेन कर ली है तो आप मैरिज करने के लिए कैपेबल है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ ल्यूनेटिक्स, अगर बार बार किसी को दौरे आते हैं या फिर उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, ल्यूनेटिक है अगर वो, और दोज हु हैव नॉट अटेन एज ऑफ प्यूबर्टी, और ऐसा व्यक्ति जिसने आपके प्यूबर्टी की एज नहीं कंप्लीट की है, नहीं ली है अभी तक, तो इन दोनों व्यक्तियों के लिए, ठीक है, प्यूबर्टी की एज क्या बताई हुई है? एज ऑफ 15 ईयर्स। तो इन दोनों व्यक्तियों के लिए आपका जो लीगली कॉन्टैक्ट करेगा वो कौन करेंगे? आपके गार्डियंस करेंगे। ठीक है, वो आपके गार्डियंस करेंगे। दोबारा देखिए, विवाह करने की क्षमता, एक स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति, पहला तो व्यक्ति आपका स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए। ये व्यक्ति जो निषिद्धत रिश्तेदारी के दायरे में नहीं आते हैं, उनसे शादी करनी है। जैसे उदाहरण के लिए पोती, बहन, भतीजी, पत्नी की बहन, ये सब आपकी क्या है? निषेध रिश्तेदारी है आपकी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो यौवन आरंभ की आयु प्राप्त कर चुका है मैरिज कर सकता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों या यौवन की आयु 15 वर्ष से कम आयु प्राप्त न कर चुके व्यक्तियों के मामले में उनके अभिभावक, जो उनके गार्डियन है, वो क्या देंगे? कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं। ठीक है, सहमति देंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? कानूनी रूप से विवाह कर सकते हैं आपका।
नेक्स्ट, नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज, क्या आपका नेचर है इसका, ठीक है। मुस्लिम मैरिज हमेशा से आपकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। ये आपकी एक संविदा मानी गई है क्योंकि इसमें 2 पार्टीज होती है, आपकी सहमति ली जाती है, कंसेंट होता है, सहमति ली जाती है, कुछ कंसिडरेशन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। शादी के दौरान कोई ना कोई कंसिडरेशन की बात की जाती है, प्रतिफल की बात यहाँ पे की जाती है। तो ये सारे जो आपके पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वही मुस्लिम मैरिज को आपका सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। द नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज सेम एज सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एंटर्ड इनटू बाय बोथ द पार्टीज बाय देयर फ्री वोलेशन, ठीक है। खुद की सहमति से, फ्रीली सहमति से वो क्या करेंगे, इसमें एंटर करेंगे। इट इज आल्सो टेकन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज देयर इज ऑफर, ठीक है। पहले ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा बिटवीन द पार्टी। गिविंग द सेम राइट्स टू हस्बैंड एंड वाइफ, इसके अंदर हस्बैंड और वाइफ को आपको सेम राइट देंगे हैं क्या, या तो आपका हस्बैंड क्या करे, ऑफर दे, जिसका आपका वाइफ क्या करे, एक्सेप्टेंस ले, ठीक है। या फिर वाइफ आपकी ऑफर दे और हस्बैंड उसको क्या करे, एक्सेप्टेंस दे, हस्बैंड एक्सेप्टेंस दे, ठीक है। तो दोनों पार्टीज का आपका यहाँ पे सेम अधिकार यानी सेम राइट्स आपके दिए हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, बट ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, लेकिन जब हम बात करते हैं मैरिज के ख़त्म होने की या विच्छेद होने की, द हस्बैंड इज गिविन मोर राइट्स देन वाइफ, तो जो हस्बैंड है उसको हमने ज़्यादा अधिकार दिए है, किससे, वाइफ से, ठीक है। एज पर योर ओल्ड मुस्लिम लॉ, हमने ये कंसेप्ट आपका देखा था। मुस्लिम विवाह की प्रकृति, मुस्लिम कानून के तहत विवाह का स्वरूप नागरिक अनुबंध के समान है, ठीक है। ये नागरिक वो सिविल जैसा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सिविल संविदा, ओके। सिविल संविदा ये मानी जाती है आपकी। यह दोनों पक्षों द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से संपन्न किया जाता है। इसके गठन में भी यह अनुबंध का रूप ले लेता है क्योंकि इसमें पक्षकारों के बीच प्रस्ताव, पहले आप प्रस्ताव भेजेंगे और स्वीकृति होती है। आपने प्रस्ताव भेजा, अगली पार्टी ने क्या किया, स्वीकृति दी, जिससे पति और पत्नी दोनों का समान अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन विवाह विच्छेद के समय पति को पत्नी से अधिक क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपका केस आता है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा, इंपॉर्टेंट केस। मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड आपका एक ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 का केस है। इसमें कहा गया जो मुस्लिम मैरिज है आपकी मुस्लिम लॉ के अंडर, वो क्या है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। मुस्लिम मैरिज आपकी सिविल कॉन्ट्रैक्ट है मुस्लिम लॉ के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑफर देते हैं, ठीक है। एक आपने ऑफर दिया, प्रस्तावना दी, जिसको हम कहते हैं इजाब कहते हैं, इजाब कहते हैं, जिसमें हम ऑफर देते हैं कि हम जो है ये मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इतना कंसिडरेशन देंगे। कंसिडरेशन कैसे दिया जाता है, प्रतिफल कैसे दिया जाता है, वाइफ होती है उसको दिया जाता है या तो शादी के दौरान, एट द टाइम ऑफ मैरिज, या तो शादी के दौरान ही दिया जाता है, या फिक्स टाइम, कुछ टाइम आपका फिक्स कर दिया कि आने वाले कुछ समय में हम आपको क्या कर देंगे, ये पूरी की पूरी अमाउंट आपको पे कर देंगे। तो ऐसा कंसेप्ट होता है, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज ये कंसिडरेशन दिया जाता है, या कोई टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि उस समय आपको ये कंसिडरेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने एक क्या भेजा, इजाब भेजा, एक प्रस्तावना आपको भेजी फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, जिसकी एक्सेप्टेंस की जाती है, कबूल किया जाता है जिसको अदर पार्टी के द्वारा, विच मस्ट बी आउट ऑफ द फ्री विल, और ये कैसा होना चाहिए, आपकी जो स्वीकृति होती है वो फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, डेट इज विदाउट एनी कोइजन, ठीक है, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टी, इसमें किसी भी प्रकार का आपका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, कपट वगैरह नहीं होना चाहिए। अब्दुल कादिर
बनाम सलीमा केस में कहा गया 1886 में, नागरिक अनुबंध के तहत ही मुस्लिम कानून के तथ्य तहत विधि में एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव यानी इजाब और दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति यानी कबूल आवश्यक होता है, जो दोनों पक्षों की स्वतंत्र इच्छा से होनी चाहिए, यानी बिना किसी दबाव के, अनुचित प्रभाव के और धोखाधड़ी के बिना। ठीक है, इन तीनों के बिना अगर आपने सहमति दी है तो हम मानेंगे आपने क्या दिया, स्वतंत्रता स्वीकृति दिया। ठीक है, स्वतंत्र स्वीकृति आपने दी है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है टाइप ऑफ मैरिजेस। मैरिज की आपकी दो टाइप है, एक है टेम्पररी जो कुछ टाइम के लिए आप रखते हैं, एक है परमानेंट, एक है परमानेंट। ठीक है, दो टाइप की मैरिजेस आपकी है, एक टेम्पररी एक परमानेंट। टेम्पररी क्या है, टेम्पररी मैरिज को हमने कहा है मुत्ता मैरिज। मुत्ता मैरिज ही क्या है, टेम्पररी मैरिज है, अस्थायी विवाह। ठीक है, अस्थायी विवाह है आपका मुत्ता विवाह। मुत्ता मैरिज इज अ मैरिज फॉर अ फिक्स पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने क्या कर दिया, आपका फिक्स कर दिया है मैरिज को, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। किसके लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही शादी का मेन पर्पज आपका क्या है, सेक्सुअल प्लेजर। मुस्लिम लॉ इन सिया सेक्ट अथाना असरी रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ मुत्ता मैरिज। सिया जो आपके समुदाय के लोग हैं, उनके अंदर हमने जब स्कूल पढ़े थे सिया के, तो उसमें हमने देखा था अतना असारी एक स्कूल था जो कि आपका मुत्ता मैरिज के कंसेप्ट को जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, अस्थायी विवाह, मुत्ता विवाह। मुत्ता विवाह एक निश्चित अवधि के लिए किए जाने वाला विवाह है। सिया संप्रदाय अथना अशारिया स्कूल में मुस्लिम कानून मुत्ता विवाह की अवधारणा को मान्यता देता है। ठीक है, नेक्स्ट परमानेंट मैरिजेस, द डिफरेंट एसेप्ट ऑफ परमानेंट मैरिजेस। अब आपने क्या पढ़ा अभी, अस्थायी विवाह, अब पढ़ेंगे आप स्थायी विवाह। स्थायी विवाह आपके तीन प्रकार के बताए हुए हैं। पहला है सही यानी वैलिड मैरिज। ठीक है, सही या वैध विवाह। When the essential conditions of Muslim marriage are duly fulfilled, कंडीशन जितनी भी है आपकी, कंडीशंस क्या है आपकी, कंप्लीट है। ठीक है, आपने जितने भी आपकी शर्तें हैं, शर्तों को अच्छी तरह से माना है, आवश्यक शर्तों को, तो हम कह देंगे कि जो शादी है आपकी वो कैसी है, सही मैरिज है। ठीक है, तो उसको सही निकाह कहा जाएगा या फिर वैलिड मैरिज कहा जाएगा। शादी कैसी है, वैध है, वैध विवाह या सही निकाह कहा जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ मैरिज बातिल, बातिल यानी वॉइड मैरिज। ठीक है, मैरिज इन वॉयलेशन ऑफ रूल्स आर नोन एज बातिल मैरिज। आपने किसी रूल्स का उल्लंघन किया है, आपने विवाह की शर्तों का क्या किया, उल्लंघन किया है, तो ऐसी शादी आपकी बातिल मैरिज मानी जाएगी जो कि आपकी वॉइड है, शून्य है। ठीक है, अवैध है। दोज मैरिजेस विच आर इन वॉयलेशन ऑफ कंडीशन एंड फिजिटी एंड फोर्टेजेस एटसेट्रा। ठीक है, ब्लड रिलेशन में आपने शादी कर ली, ब्लड रिलेशंस में आपने क्या कर दी, शादी कर ली, तो एक होता है फोर्टेज, मतलब कि जिस मदर ने आपको, जिस मदर या वीमेन, जिस वीमेन ने आपको क्या किया है, दूध पिलाया है। ठीक है, जिस मदर ने आपको दूध पिलाया है, तो उसके बने हुए जो संबंध है उसमें आपने शादी कर ली, तो वो भी आपकी इसमें क्या मानी जाती है, अवैध मानी जाती है। ठीक है, एक ये रूल होता है इसके अंदर। जैसे एग्जांपल है मैरी फ्रॉम मदर सिस्टर, अपनी मासी से, एक टाइप से देखो मासी से शादी की है तो क्या माना जाएगा, वो आपका अवैध माना जाएगा। ठीक है, अवैध विवाह कहलाता है वह विवाह जो रिश्तेदारी, पालन पोषण आदि, ठीक है, जिस महिला ने आपको दूध पिलाया है उससे जो बने हुए संबंध है आपके, तो उस महिला के द्वारा जो बने हुए संबंध है, तो फिर उसमें आप शादी नहीं कर सकते हैं, उस महिला से या उससे शादी नहीं कर सकते हैं। पालन पोषण आदि की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, अवैध विवाह के उदाहरण है। उदाहरण के लिए अपनी माँ की बहन से विवाह करना आपका क्या है, अवैध विवाह माना जाएगा, यानी आपका बातिल मैरिज माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फासिद इरेगुलर मैरिजेस, अनियमित विवाह। When a
marriage is not considered as valid marriage because it is involved temporary impediments and prohibitions which can be further rectified or removed to valid the marriage is called irregular or फासिद मैरिज। नॉर्मल देखिए कुछ ऐसी बातें आपने कुछ ऐसी शर्तों का उल्लंघन किया है, ठीक है, जिसको या तो आप हटा देंगे, जिनका आपने कंडीशन का उल्लंघन किया है जो हट सकती है। अगर आपने हटा दी वो बातें तो आपकी शादी वैलिड हो जाएगी, अगर आपने उनको नहीं हटाया है तो शादी आपकी वॉइड होगी। तो ये क्या है, इरेगुलर मैरिजेज है, इरेगुलर मैरिज है। इसको आप रेगुलर भी कर सकते हैं, मतलब सही मैरिज भी बना सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, सही मैरिज भी इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। साथ में आप इसको क्या कर सकते हैं, बातिल मैरिज भी बना सकते हैं। अगर आपने जो कंडीशंस का आपने वॉयलेशन किया है उनको सही कर दिया, आपने रेक्टिफाई कर दिया, रिमूव कर दिया है, तो आपकी शादी वैलिड हो जाएगी। और अगर आपने उनको रेक्टिफाई या रिमूव नहीं किया है तो शादी आपकी बातिल हो जाएगी, ठीक है। जब किसी विवाह को वैध विवाह नहीं माना जाता क्योंकि उसमें अस्थायी बाध्यता और निषेध शामिल होता है जिन्हें आगे चलकर सुधारा और हटाया जा सकता है जिससे विवाह वैध हो जाए, तो उसे अनियमित यानी इरेगुलर या फासिद मैरिज आपका कहा जाता है। ओके, नॉर्मल क्वेश्चंस आपके आते हैं कि कौन सी मैरिज आपकी बातिल है, कौन सी मैरिज आपकी सही है, कौन सी फासिद है। तो ये जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी मैरिज आपके कौन से कैटेगरी में फॉल करेगी, ठीक है। फिर है आपका असेंशियल ऑफ मुस्लिम मैरिज। अब हमने देखा कि मुस्लिम शादी के लिए आपकी क्या क्या असेंशियल है, अभी तक जितना हम पढ़ के आए हैं उसको देखते हैं। जो पार्टीज है आपकी कैपेसिटी टू मैरिज होनी चाहिए। कैपेसिटी टू मैरिज हमने क्या देखा, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर उसने अटेन की है या नहीं की प्यूबर्टी की एज क्या थी, नॉट बिलो 15 ईयर, 15 साल से छोटे आपका व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तो उसने एज कर लिया है प्यूबर्टी की, ठीक है। अगर वो ल्यूनेटिक है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या फिर उसने अभी तक प्यूबर्टी की एज अटेन नहीं की है, तो उसके गार्डियन क्या करेंगे, सहमति देंगे। तो ये जो पॉइंट्स थे आपके, ये कैपेसिटी ऑफ पार्टी है। फिर हम क्या करेंगे, आपकी एक प्रस्तावना देंगे, प्रपोजल देंगे जिसको इजाब कहेंगे। सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी जिसको कहते हैं कबूल, ठीक है, कबूल करेगी। फ्री कंसेंट, सहमति जो होगी वो आपकी फ्री होनी चाहिए, बिना कोइजन के, बिना फ्रॉड के, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के, ये आपकी होनी चाहिए। कंसिडरेशन, एक प्रतिफल, एक अमाउंट डिसाइड की जाती है, प्रतिफल दिया जाता है जिसको हम मेहर कहते हैं, ठीक है। शादी के दौरान, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका लिखा होता है मेहर, या तो शादी के टाइम पे दे दीजिए या आने वाले टाइम पे कोई हम फिक्स कर देंगे, उस टाइम पे आपको वो मेहर देना होगा। नो लीगल इम्पेडिमेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। शादी के दौरान जो आप विटनेस से सकते हैं, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे जब पार्टीज आपके साइन कर रही है, तो उस समय हमें विटनेसेस चाहिए होते हैं। तो जो विटनेसेस आपके सुन्नी संप्रदाय में, सुन्नी सेक्ट में जो विटनेसेस है, उन्होंने कहा कि या तो ऐसे कीजिए, दो मेल आपके विटनेसेस के रूप में रख लीजिए, और जहाँ पे क्या है आपके पास एक मेल है, ठीक है, एक मेल है, तो एक मेल आपके पास नहीं है, उसकी जगह क्या करना है आपको, 2 फीमेल्स लेनी है, ठीक है। तो या तो 2 मेल ले लीजिए, पहली कंडीशन ये है आपकी, और सेकंड में या तो एक मेल ले लीजिए और 2 फीमेल ले लीजिए, ठीक है। हु आर सेन, जो कि मानसिक रूप से सही हो, अडल्ट हो, मुस्लिम हो। सिया मैरिज कहते हैं कि विटनेस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है शादी के टाइम पे, टाइम ऑफ मैरिज ये आपको विटनेस नहीं मांगते। सिया ये टाइम ऑफ डाइवोर्स, ठीक है, डाइवोर्स या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये क्या मांगते हैं आपका, ये आपका मांगते हैं विटनेसेस, ओके। विवाह करने वाले पक्षों में विवाह की क्षमता होनी चाहिए, प्रस्ताव इजाब देते हैं, स्वीकृति कबूल करते हैं उसको, दोनों पक्षों का आपका स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगर हमने उस पर प्रतिफल दिया है आपका, तो वो मेहर के रूप में होता है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आपने सुन्नी संप्रदाय के हैं तो आपको चाहिए 2 मेल्स की विटनेस, या फिर 1 मेल और प्लस 2 फीमेल का विटनेस, ठीक है।
और वहीं अगर सिया संप्रदाय के विवाह है तो वहाँ पे आपको गवाहों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अब मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, ठीक है, पंजीकरण कैसे कराना है मैरिज का। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज इज मुस्लिम इज कंपल्सरी एंड मैंडेटरी। ये क्या है, कंपल्सरी आपका और मैंडेटरी है। वहीं हमने हिंदू लॉ में देखा था, वहाँ पे ये लिखा तो हुआ था कि हाँ आपको करानी चाहिए शादी का रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं कराते हैं तो 25 रुपये का जुर्माना था, ₹25 का आपका जुर्माना था। यहाँ पे क्या है, मुस्लिम में मैरिज आपकी कंपल्सरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और मैंडेटरी है। ये बात करता है सेक्शन नंबर 3 ऑफ मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1981। 1981 का जो कानून है आपका, उसका सेक्शन नंबर 3 कहता है कि जो भी मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं बिटवीन मुस्लिम, इस एक्ट के लागू होने के बाद, 1981 के एक्ट के लागू होने के बाद उनका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कितने टाइम में होना चाहिए, 30 डेज। जिस दिन निकाह की सेरेमनी पूरी हुई है, ठीक है, निकाह की सेरेमनी जिस दिन पूरी हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्या होना जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। फिर क्या बनेगा, निकाह नामा जो आपका बना है इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन मुस्लिम मैरिज विच कंटेन द एसेंशियल कंडीशंस एंड डिटेल ऑफ मैरिज। मुस्लिमों में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य, क्योंकि मुस्लिम विवाह को एक नागरिक अनुबंध माना गया है। मुस्लिम विवाह पंजीकरण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के बाद मुसलमानों के बीच हुए प्रत्येक विवाह का पंजीकरण निकाह समारोह के समापन से 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। निकाहनामा मुस्लिम विवाहों में एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जिसे विवाह की आवश्यक शर्तें विवरण शामिल होती है। प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, अगर कोई मैरिज हुई है तो हम क्या मान के चलेंगे, क्या वो मैरिज आपकी वैलिड है या इनवैलिड है। इसके लिए आप क्या अनुमान लगाएंगे, क्या मैरिज आप मानेंगे। तो मैरिज इज़ अ फैक्ट, मैरिज एक तथ्य है, मस्ट बी प्रूफ बाय डायरेक्ट एविडेंस, जिसको आपको डायरेक्ट एविडेंस से प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, जो विटनेसेस वहाँ पे आए हैं, जो गवाह शादी में आए थे, उनसे आप क्या करेंगे, एविडेंस लेंगे, ठीक है, या फिर आप निकाह नामा देखेंगे जिस पे पार्टीज ने साइन किया होगा। तो सबसे बेस्ट एविडेंस आपका ये माना जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो जो सर्कमस्टांसेस थी उस टाइम, उसको क्या करेंगे, आप इंटरफेयर करेंगे, इंटरफेयर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, उससे आप क्या पता लगाएंगे कि मैरिज हुई है या नहीं हुई है। तो ये आपका प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज माना जाएगा। विवाह एक तथ्य है और इसे प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, प्रमाण उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, परिस्थितियों के आधार पर विवाह का अनुमान लगाया जा सकता है। इन मुस्लिम लॉ प्रिजम्पशन कैसे ली जाएगी, 3 केसेस है आपके प्रिजम्पशन लेने के, इंपॉर्टेंट है ये आपका, इंपॉर्टेंट है। कैसे देखेंगे, कौन से 3 केसेस है प्रिजम्पशन लेने के। व्हेन प्रोलॉन्ग्ड कंट्यूरल cohabitation is established with the parties are husband and wife who have no legal impediments against their marriage, ठीक है। अगर काफ़ी लंबे तक समय तक कंटिन्यूअल क्या चल रहा है, कोहैबिटेशन का हो रहा है पार्टीज का, और उनके बीच में कोई मतलब कि कोई लीगली पॉइंट भी नहीं है कि इसको अमान्य घोषित किया जाए, तो वो हस्बैंड और वाइफ आपके माने जाएंगे। व्हेन द मैन एक्नॉलेज द वुमेन टू हिज वाइफ, जब मैन ये आपका एक्नॉलेज कर दे कि जो वो वीमेन है वो उसकी वाइफ है। व्हेन द मैन एक्नॉलेज, जब मैन ये एक्नॉलेज कर दे कि जो चाइल्ड है वो आपका लेस्टिमेट है, ठीक है, लेस्टिमेट चाइल्ड है, तो प्रिजम्पशन मान लेंगे कि जो शादी है वो वैलिड शादी है किसके बीच में, उस मैन के बीच में और उस मदर के बीच में, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले देखें, 3 मामलों में विवाह का अनुमानित स्थिति उत्पन्न होती है। लंबे समय तक निरंतर सहवास स्थापित हो जाता है जिससे विवाह के विरुद्ध कोई कानूनी बाध्य नहीं है। पुरुष स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। पुरुष किसी बच्चे को अपने वैध संतान के रूप में स्वीकार करता है, तो पुरुष और बच्चे की माँ के बीच वैध विवाह की धारणा उत्पन्न होती है,
ठीक है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा इतना था। आज हमने अभी तक देखे आपके 3 लेक्चर, ठीक है। अभी तक हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए। आगे भी इस लेक्चर सीरीज़ के हम आगे पार्ट्स लेके आएंगे और आपका मुस्लिम लॉ कंप्लीट करेंगे। जो बच्चे राजस्थान एपीओ का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा बैच आ गया है इसका, ठीक है। आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे से इस बैच की डिटेल ले सकते हैं। बिल्कुल ही नॉमिनल फीस पे हमने क्या कहा है, इसको बैच रखा है आपका। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। ओके, आई थिंक आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर। थैंक यू सो मच।